देखो बात ऐसी है कि बाबर अपन पढ़ चुके थे, हुमायूं पढ़ चुके थे। तो हुमायूं जब शेरशाह सूरी से युद्ध में परास्त होके भाग रहा था, तो भागते समय अपने को पता लगा था कि अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ वो कुछ समय तक रुका था। तो यहाँ पर जब वो कुछ समय रुका था तो 15 अक्टूबर 1542 को उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ था। उसी का नाम अपने रखा था अकबर। मगर जब वो यहाँ से भाग करके कांधार काबुल अपने भाइयों के पास गया था, तो उसके भाइयों ने फरमान जारी कर दिया कि अकबर को देखते से ही मार दिया जाए, बच्चे की आंखें फोड़ दी जाए। तो इसलिए फरमान सुन के वापस जब हुमायूं निकला यहाँ से, तो उसका जो लड़का था वो यहीं पे छूट गया था और हुमायूं भाग के कहाँ पे आ गया था? ईरान और इराक शाह इस्माइल के यहाँ। ठीक है ना। यहाँ का शासक इस समय जो था शाह इस्माइल था। शाह इस्माइल के यहाँ हुमायूं अभी रुका हुआ है। हुमायूं को आश्वासन दे दिया कि उन्हें का तुम्हारी सहायता करेंगे। अकबर जो है इस समय काबुल और कांधार में है। मगर शाह इस्माइल की सेना लेकर के हुमायूं जब वापस जाता है और अपने भाइयों पे आक्रमण करता है, तो भाइयों को परास्त करके अपने बच्चे को वो छुड़ा लेता है। ठीक है ना। मगर ऐसा मानते हैं कि जब हुमायूं की तोपें काबुल और कांधार पे, काबुल के जो किला है उस पे अपने तोप जो गोले छोड़ रहे थे, उसी समय अकबर जो है वो किले में बंधा हुआ था। ठीक है ना। तो बच गया किस्मत से, और इसी के लिए यहाँ पे उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखते हैं। अकबर का पूरा नाम जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, यहीं पे पड़ा था। ठीक है ना। मगर फिर से उसके पिता से अकबर को उसको बिछड़ना पड़ा, क्योंकि अकबर उसको यहाँ पे बैरम खां का संरक्षण देके, अकबर का संरक्षक है कौन? बैरम खां। बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक है। तो यहाँ पर बैरम खां का संरक्षक देख के अब हुमायूं जो है वो सीधे जाता है दिल्ली और आगरा, और दिल्ली आगरा में शेरशाह सूरी के जो वंशज चल रहे थे इस समय, तो उनको बुरी तरह से परास्त करके वापस यहाँ पर अपनी मुगल बादशाहियत को स्थापित करता है। ठीक है ना। जब मुगल शासन वापस हो जाता है भारत में, तब वो दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर दीन पनाह नामक पुस्तकालय था जिसकी सीढ़ियों से फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे अब तो हुमायूं की मृत्यु की खबर जैसे ही अकबर को पता चला है, अकबर टेंशन में, क्योंकि इस समय अकबर जो है वो पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे है। कहाँ पर इस समय अकबर? पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे अकबर है, उसका संरक्षक है बैरम खां। और हुमायूं की खबर, मरने की खबर सभी को पता लग गई है, इसलिए काबुल और कांधार पे उसके भाइयों ने वापस कब्जा कर लिया है। बंगाल से निकल के हेमू दिल्ली और आगरा की तरफ बढ़ने लगा है, और राजधानी पे कब्जा कर लिया किसने? हेमू ने। ये हेमू जो है आदिल शाह का सेनापति था वैसे। ठीक है। तो आदिल शाह को मार के खुद शासक बन गया था, और अब दिल्ली पे उसने कब्जा कर लिया है। तो अब अकबर के सामने दो चुनौती थी। पहली चुनौती ये थी कि वो वापस जा नहीं सकता क्योंकि चाचाओं का कब्जा हो गया है, और आगे जा नहीं सकता क्योंकि किसका कब्जा हो गया है? हेमू का। दोनों तरफ से अकबर जो है वो घिरा गया था। तो बैरम खां इसको बोलता है, बोले कि भतीजे बात ऐसी है कि आप इधर भी नहीं जा सकते और आप इधर भी नहीं जा सकते। आप एक काम करो, वापस चलो इराक और ईरान। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादा को जिसने शरण दी थी, शाह इस्माइल ने, तुम्हारे पिता को शरण दी थी, वो तुमको भी शरण देगा, और तुम चलो वापस शाह इस्माइल के पास। मगर अकबर जो है बचपन से योग्य है, क्योंकि उसको साहित्यिक शिक्षा में रुचि नहीं रही है। वो हमेशा से घुड़सवारी तलवारबाजी में ही निपुण था, और उसने फैसला लिया कि मरना तो है, एक काम करो आगे जाकर के मरो, क्योंकि ये तो कभी भी इनको निपटा देंगे अपन अगर इससे बच गए तो ये आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। अब बैरम खां टेंशन में, उन्हें ये बच्चा खुद तो मरेगा और मेरे को भी मरवाएगा। बालक बुद्धि, बच्चे की बात ज्यादा सुनना नहीं, ये तो मरेगा मेरे को भी मरवाएगा। तो ऐसा मानते हैं इतिहासकार, कहीं कहीं ऐसा लिखते हैं कि जब अकबर बैरम खां की सेना को लेकर जा रहा था, तो पंजाब के पास तनोट, एक पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहां पे ज्वाला देवी का मंदिर है। ठीक है ना। तो ज्वाला देवी के मंदिर होते हुए पैर पड़ते हुए जाता है वहां से, और ऐसा मानते हैं कि अभी जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब वहां पे 26 ग्रेनेड डाले गए थे तनोट ज्वाला देवी मंदिर में, एक भी धमाका नहीं हुआ। शक्तिशाली मंदिर है, देवी जी हैं सही में। 26 बम डाले, एक भी नहीं फूटा।
तो अकबर के समय की घटना भी यही थी कि अकबर जो है वहां से माथा टेकते हुए आगे बढ़ता है और ये निकलते हैं आगे। पानीपत के मैदान की घटना है। इधर अकबर जा रहा है और इधर से हेमू अपनी सेना लेके आ रहा है अकबर को मारने के लिए। पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 की घटना है। 5 नवंबर 1556 की घटना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध हो गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा है 1556 में। यह हो रहा है अकबर और हेमू के बीच में। हेमू के पास पूरा संरक्षण है, पूरी सेना है। अकबर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर अकबर एक चीज जानता था कि सेना को परास्त करने से कुछ नहीं होगा, सीधे शासक को मार दिया तो सेना अपने आप भग जाएगी। इसीलिए अकबर किसको टारगेट कर रहा है? सीधे हेमू को। ऐसा मानते हैं कि अकबर ने हेमू के ऊपर बहुत सारे तीरे चलाए मगर कोई भी तीर काम न करा। फिर उसने वो ज्वाला देवी जो मंदिर गए थे वहां से देवी का ऐसा करके जय मां करके पता नहीं क्या क्या करके एक तीर मारा तो हेमू की आंख में जाके लगा सीधे। और हेमू की आंख में लगा तो हेमू हाथी से गिर के नीचे। जैसे ही हेमू का पता लगा कि भैया ये तो अकबर की शरण में आ गया है तो पूरी सेना कहा वापस और हेमू को निपटा दिया। किसने मार दिया? बैरम खान ने। अकबर थोड़ा विश्वास नहीं करता था। अकबर बोलता था कि जो शरण में आ गया है उसको छोड़ दो, और बैरम खान बोलता था जो शरण में आया उसको मार दो, ये कल धोखा दे देगा। ठीक है, तो हेमू को मार दिया। हेमू को मारने के बाद अब अकबर आया है दिल्ली। तो अब अकबर जो है वो दिल्ली का शासक है। ठीक है ना। अकबर को हो सकता है इसलिए महान बताया गया, हालांकि बहुत सारे कारण थे, अपन सारे कारण देखेंगे। तो अब अकबर जो है वो दिल्ली आ गया है। 1556 का युद्ध जीत चुका है। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, 1556। मगर ऐसा मानते हैं कि 1555 से लेके 1560 का समय जो है वो बैरम खां का समय माना जाता है। किसका समय माना गया है? बैरम खां का। बैरम खां कौन है? अकबर का संरक्षक। 1555 से 1560 का समय जो है वो बैरम खां का समय माना गया है, क्योंकि बैरम खां जो है वो अकबर का संरक्षक है और बचपन से उसने पाल पोस के उसको बड़ा किया है। तो ऐसा मानते हैं कि दिल्ली की बादशाहियत में अकबर बादशाह जरूर है मगर पूरा हस्तक्षेप कौन कर रहा है? बैरम खां। अब अकबर को भी ये बात कहीं ना कहीं पता चल गई है कि बैरम खां जो है हस्तक्षेप कर रहा है और कभी भी ये मेरे को मार के खुद दिल्ली का बादशाह बन सकता है। ये बात उसको पता लग गई है। ठीक है ना। अब अकबर एक समझदार व्यक्ति है, शुरू से अपने को पता है कि होशियार है वो, तो उसको पता है कि मैं बैरम खां से डायरेक्ट दुश्मनी ले नहीं सकता, बैरम खां को मरवा नहीं सकता, क्योंकि सेनापति इस समय वो, ये पूरी सेना उसी के पास है, गद्दारी में कर नहीं सकता। ठीक है ना। मैं बैरम खां से खुली दुश्मनी नहीं लूंगा, तो एक काम करो, इसको मारने का कुछ और प्लान किया जाए। तो इसी समय की घटना है कि अकबर जो है वो दिल्ली से निकल के आगरा जाता है, क्योंकि आगरा में इस समय इसकी दाइमा मतलब क्या होता है? जो महिलाएं रहती हैं जो पाल पोस के बड़ा करती हैं। ठीक है ना। तो दाइमा जिसका नाम था महामनगा, उसकी एक लड़की थी जीजी अंगा, उसका एक लड़का था शमसुद्दीन और उसके पिता का नाम था आगा खां। ये 4 लोग थे। तो ये चारों लोग यहाँ पर रह रहे थे। तो अकबर बोले मैं शिकार करने, आखेट करने जा रहा हूँ, शिकार करने जा रहा हूँ आगरा की तरफ, और मुझे शाम हो जाएगी तो मैं आज की रात आगरा में ही रुकूंगा। बैरम खां अब वापस जाओ। बैरम खां दिल्ली आ गया है, अकबर जो है कहाँ पे है? आगरा में। दोनों के बीच में दूरी है। ठीक है ना। अकबर जैसे ही आगरा पहुंचता है तो जीजी अंगा, महामनगा, शमसुद्दीन, आगा खां सब घेर के बैठ जाते हैं। उनने के बड़े दिन बाद आए हो, कैसे? उनने का बढ़िया है। ठीक है। उनने कहा बैरम खां से प्रताड़ित हूं मैं। और बोले तुम क्या सब प्रताड़ित थे बैरम खां से? तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनने कहा बैरम खां को कुछ करना पड़ेगा। अकबर आगरा में ही था, तभी फरमान जारी कर देता है बैरम खां के नाम 2 शर्तें। पहली शर्त है बैरम खां के लिए, यदि आप चाहो तो कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाओ। पहली शर्त है कि आप चाहो तो कालपी या चंदेरी का सूबेदार बन जाओ। दूसरी शर्त, आप चाहो तो बादशाह का प्रमुख बन जाओ, सलाहकार प्रमुख बन जाओ।
और अगर ये दोनों शर्तें मंजूर ना हो तो मक्का और मदीना चले जाओ। दो शर्तें रख दी उसके सामने कि आप चाहो तो कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाओ और आप चाहो तो बादशाह का प्रमुख बन सकते हो, और दोनों शर्तें अगर मंजूर नहीं है तो आप चाहो तो मक्का और मदीना चले आओ। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया कि आप हमारी बादशाहियत छोड़ के कहां चले जाओ, सऊदी अरब। क्यों? क्योंकि मक्का मदीना कहां पे, सऊदी अरब। मतलब कुल मिला के ये है कि या तो आपको हमारी बादशाहियत दूर कर रहे हैं, कालपी चंदेरी का सूबेदार बना दो तो एक पद प्रमुख हो जाएगा, भी हमारा सूबेदार है, या तो बादशाह का प्रमुख बन जाओ तो एक पद हो जाएगा कि भैया ये बादशाह का प्रमुख सलाहकार है, या फिर आप चले जाओ। अभी ऐसा लग रहा था कि बादशाह अकबर है और उसके ऊपर नियंत्रण किसका है, बैरम खां का। मतलब वास्तविक बादशाह कौन बन रहा था, बैरम खां। ठीक है ना, ये कहानी चल रही थी इस समय। बैरम खां को संदेश मिलता है, बैरम खां न कालपी चंदेरी का सूबेदार बनने को तैयार हुआ, न ही बादशाह का प्रमुख बनने को तैयार हुआ, मक्का और मदीना जाने के लिए तैयार हो गया। देखो अपने को यहीं से पता लग रहा है कि व्यक्ति मक्का और मदीना आने को तैयार हो रहा है, बादशाह का प्रमुख भी नहीं बन रहा है, यानी कालपी चंदेरी यानी ये पद का भूखा नहीं है, ये बादशाह बनने के चक्कर में था। इसके मन में कहीं ना कहीं खोट थी कि मैं बादशाह ही बनूंगा, मेरे को बादशाह के नीचे काम नहीं करना है, इसलिए मक्का और मदीना जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हुआ, पूरी बादशाहियत में खबर फैल गई कि बैरम खां अब जो है बादशाहियत छोड़ के मक्का और मदीना जा रहा है। तो ठीक है, उन्होंने कहा ये जा रहा था मक्का और मदीना की तरफ। तभी इसी समय अकबर की बादशाहियत में एक इबादत खां नाम का व्यक्ति था। इबादत खां नाम का व्यक्ति था, उसको पता लगा कि बैरम खां जो है बादशाहियत छोड़ के अरब की ओर जा रहा, मक्का मदीना आ रहा है। तो वो बोलता है अकबर से, बोले चाचा एक दिन की छुट्टी चाहिए। उन्होंने क्यों, क्या काम आ गया? उन्होंने आप छुट्टी तो दो। एक दिन की छुट्टी लेके सीधे कलाली, पहली फुर्सत में 25 रुपए खर्च किए, 2 रुपए डिस्पोजल पे, 5 रुपए का चना, 2 रुपए की बीड़ी, टोटल खर्च कर दिए उनने 25, 5, 30 और 34 रुपए। खंजर तो जेब में रखे ही था सीधे। ठीक है, सीधे कलाली 32 रुपए 34 रुपए खर्च किए और रास्ते में मिला लिया किसको, बैरम खां को। उनने कहा बहुत होशियार बन रहा था, बादशाह था अब तक, अब मिल। और बादशाह की जैसे ही यहां से छोड़ा दिल्ली और आगरा, इबादत खां गया सीधे और बैरम खां को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने तूने बहुत जुल्म उठाया हमारे ऊपर। बैरम खां को निपटा दिया इनने, किसने, इबादत खां ने। अकबर तो टेंशन ही फ्री हो गया, उन्होंने कहा चलो इसको मैं पहुंचा रहा था, हो सकता कल को वापस आता, निपटा दिया। इसकी एक लड़की थी, लड़की नहीं इसकी पत्नी थी, इसकी पत्नी थी और एक बालक था जिसका नाम था खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका एक लड़का था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो बैरम खां की पत्नी से अकबर ने विवाह कर लिया। उन्होंने कहा पहली फुर्सत में कोई दिक्कत ही नहीं। और जो लड़का था उसको गोद ले लिया अकबर ने। ठीक है, तो गोद लेने के बाद अपने नवरत्न में उसको भर्ती कर लिया। मतलब नवरत्न में से एक जो है वो कौन हो गया, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है ना, अपने को अकबर के नवरत्न चाहिए। ठीक है ना, तो पहला कौन हो गया अपने पास, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, उसकी पत्नी से इसने विवाह कर लिया, बच्चे को मार दी, बच्चे को गोद ले लिया। उन्होंने कहा अपने नवरत्न भर्ती हो जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा लग रहा कि पत्नी इसकी माँ है, क्योंकि बैरम खां से संरक्षक था ना, तो पत्नी बड़ी होगी, तो बड़ी है तो अकबर छोटा है, माँ टाइप की लग रही है। मगर अब कौन बताए पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं। हराम खाना था एक, जहाँ पे सारी दासियों को रखा जाता है, जहाँ पे सारी पत्नियों को एक साथ रखा जाता है दासियों को, उसको बोलते हैं हराम खाना। ठीक है ना, तो ऐसा हो गया था। तो अब बैरम खां मर गया। ठीक है ना, और ये घटना जो है 1555 से 1560 के बीच हुई है। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि बैरम खां का समय किस काल को माना गया है। तो 1555 से 1560 का समय जो है वो किसको माना गया है, बैरम खां के संरक्षक का। बैरम खां मर गया, मगर अकबर कहां गया था, आगरा। आगरा गया था ना, और आगरा गया था तब इसने फरमान जारी किया। और जब फरमान जारी किया तब वो किसके पास था, महामंगा जिजियंगा, मतलब उसकी दाइमा वगैरह के पास। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं बैरम खां को मरवाने के पीछे महिला बुद्धि है, मतलब महामंगा का हाथ है। इसीलिए ऐसा माना गया है कि 1561 से 1564 का समय जो है वो पर्दा शासन,
या पर्दा प्रथा के नाम से जाना जाता है। 1561 से 1564 का जो समय है वो पर्दा शासन या पर्दा प्रथा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि कहीं ना कहीं अकबर की बादशाहियत में महिलाओं का हाथ है, महिलाओं ने ही इसको ज्ञान दिया है, महिलाओं का ही इसमें शासन चल रहा है, क्योंकि बैरम खां मर गया है। अब जीजी अंगा महामंगा जो थी वो इनकी प्रमुख हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं ज्ञान दे रही हैं। इसीलिए ऐसा माना गया है कि 1561 से 1564 का जो समय है वो पर्दा शासन या पर्दा प्रथा है। मगर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये बात गलत है। अगर पर्दा शासन होता, पर्दा प्रथा होती, महिलाओं का ही कहना होता, तो 1561 में मालवा विजय करी उनने। 1561 में अकबर का प्रमुख अभियान था मालवा अभियान। 1561 में मालवा जीता उनने, इसे काम याद रखना, ठीक है ना। 1561 में क्या था? मालवा अभियान। 1562 में दास प्रथा से मुक्ति। 1562 में दास प्रथा से मुक्ति दे दी। दास प्रथा का मतलब अपन ने देखा है कि याद करो, मोहम्मद गोरी के समय दास खरीद के लेके आया था, वो मतलब गुलाम दास खरीद के लेके आए, किसी को भी खरीद लेते थे, वो आज से अपना क्या है? दास है, ठीक है ना। दास प्रथा से मुक्ति कर दी अकबर ने 1562 में। आज से कोई दास नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, काम करेंगे मगर दास के रूप में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। 1563 हिंदुओं पर कर जो लगता था उससे मुक्ति, हिंदुओं पर लगने वाला कर से मुक्ति कर दी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के देवी देवता से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रभावित था, क्योंकि पानीपत का युद्ध देखा आपने 1556 का, देवी जी की कृपा से ये युद्ध जीता है, इसीलिए उसको पानीपत के युद्ध को अकबर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध या फिर संयोग का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक संयोगी था कि आखिरी में तुनीर में एक तीर बचा था और वह हेमू की आंख में जाके लग गया। अगर हेमू की आंख में नहीं लगता तो अकबर का मंजस होता जाता। तो देवी कृपा से मानते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए उसने 1563 में हिंदुओं पे कर मुक्ति कर दी, हिंदुओं पे जो कर लगता था वो हटा दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जो जजिया कर लगता था पहले, तो 1564 में इसने जजिया कर खत्म कर दिया। अब एक के बाद एक काम हो रहे हैं, ठीक है। 1564 में चुनारगढ़ जीत लिया, 1564 और 1565 में उसने चुनारगढ़ जीत लिया, ठीक है ना। एक के बाद एक काम हो रहा है। 1561 में मालवा विजय, 1562 में दास प्रथा से मुक्ति, 1563 में हिंदू कर मुक्ति, 1564 में जजिया कर, 1564 में चुनारगढ़ विजय अभियान इसने कर लिया, ठीक है ना। जब अकबर एक के बाद इतने काम कर रहा है तो, और मैंने आज मोबाइल बंद नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतने कार्य हो रहे हैं। अगर अकबर महिला बुद्धि के कहने में होता, पर्दा शासन होता अगर 1561 से 1564, तो ये कार्य संभव नहीं थे, ये कार्य नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो जब एमपीपीएससी अपन मेंस देने जाते हैं तब लिखने को मिलता अपने को कि पर्दा प्रथा के जो थे उपयोग बताइए, मतलब जो कारण थे, क्यों मानते हैं कि ये काम जो है पर्दा प्रथा में है और इसका विरोध करिए। तो विरोध में अपने को ये पॉइंट लिखने रहते हैं, और जब अपने को इसमें बताना रहता है पर्दा शासन क्या है, तब अपने को जीजी अंगा महामंगा का अपना पूरी डिटेल लिखनी रहती है। पीएससी मेंस की बात है वो, ठीक है ना। मगर वनडे एग्जाम देने जाएंगे तो डायरेक्ट पूछेगा मालवा अभियान कब हुआ, दास प्रथा से मुक्ति कब हुई, हिंदू कर मुक्ति कब हुई, जजिया कर समाप्त किसने कब किया, किसने किया, ये सारे वनडे एग्जाम के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काम माने गए 1561 से 1564। दो समय अपने पास निकल गया है। 1555 से 1560 बैरम खां का समय था। 1561 से 1564 जो है वो क्या माना गया है? पर्दा शासन या प्रथा शासन, ठीक है, ये चल रहा था। अब अकबर ने विजय अभियान अपना शुरू कर दिया था 1561 से, कि 1561 में सबसे पहले उसने मालवा जीता, 1564 में चुनारगढ़ जीता, एक के बाद अब एक विजय अभियान चलते गया है। 1562 की घटना है, 62 से 74, ठीक है। 1562 से 74 की घटना है कि हुआ यह था कि याद करो स्कूलों में अपन ने एक लाइन पढ़ी है, 1498
स्कूल में अपन ने सबने पढ़ा है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। पढ़ा ना अपन ने कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और कालीकट बंदरगाह पे वो रुका था। तो 1498 में समुद्र मार्ग की खोज हो चुकी थी। एक क्वेश्चन बोलते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि 1498 से पहले अपन भारत को पढ़ते आ रहे हैं, तो भारत तो पहले का है ना, ठीक है ना, तो ये गलत है ये। तो 1498 में उसने भारत की खोज नहीं की, उसने खोज की है काय की? समुद्र मार्ग की। भारत से यूरोप का जो समुद्र मार्ग है उसकी खोज की थी, ठीक है ना, 1498 में। तो 1498 में समुद्र मार्ग की खोज हो चुकी थी, मतलब कालीकट बंदरगाह ये पूरा दक्षिणी तट जो है इसकी खोज हो चुकी थी। तो अब अकबर के दिमाग में ये था कि अभी अपने पास रेल तो आई नहीं, क्योंकि रेल कब आएगी? 1853 में आएगी, ठीक है ना। यातायात का प्रमुख साधन जो है वो क्या है? समुद्र है। इसीलिए अब मेरे को राजस्थान और गुजरात विजय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान और गुजरात जो है, गुजरात प्रमुख रूप से है समुद्र तट से लगा हुआ, और गुजरात जाने के लिए मेरे को राजस्थान मेवाड़ होते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रमुख रास्ता उस समय वही था। तो राजस्थान से मेवाड़ होते जाता था, वो जाता था गुजरात। गुजरात समुद्र तट से लगा हुआ था। इसीलिए ऐसा माना गया है कि 1562 से लेके 1574 तक का जो पूरा अभियान है वो राजस्थान अभियान को समर्पित है। राजस्थान अभियान इसने चलाया था। उसने पूरे 12 साल 14 साल राजस्थान अभियान को दिए, पूरे राजस्थान को जीत लिया, और इसी में एक था प्रमुख मेवाड़। इसमें एक प्रमुख कौन था? मेवाड़। 2 मिनट यहीं रुकना, अब भी आया। तो राजस्थान विजय करने गया ये। हालांकि अभी तक देखा है कि ऐसा माना जाता है कि जीवन में, अपने पूरे जीवन में अकबर ने सिर्फ 2 युद्ध जीते हैं, मतलब 2 युद्ध किए हैं खुद ने। एक किया था पानीपत का युद्ध जो हेमू के साथ किया था, और दूसरा युद्ध किया था मेवाड़ का युद्ध, ठीक है ना, महाराणा प्रताप के साथ। मेरा मेन व्यक्ति यही है, ठीक है ना। कभी खुदा ने चाहा और ईश्वर ने साथ दिया तो पूरी महाराणा प्रताप की कहानी सुनेंगे अपन। तो इसने राजस्थान अभियान की सोची, और राजस्थान अभियान के लिए इसने इसके जो नवरत्न थे तो उसमें से आसफ खां को और बहलोल खां को पहुंचाया। बहलोल खां जो था नवरत्न में नहीं था, इसका सेनापति हुआ करता था उस समय, ठीक है ना। तो अकबर ने बहलोल खां को पहुंचाया और सबसे पहले बोल दिया कि 3 बिंदुओं वाला पत्र जारी कर दिया राजस्थान में जाते से ही। 3 बिंदुएं प्रमुख रूप से बताई उसने राजस्थान में जाते से ही, कि पहला था कि महत्वपूर्ण किले, जितने भी महत्वपूर्ण किले हैं आज से सब हमारे। बोल दिया उनने, एक पत्र छपवा दिए, पाम्पलेट, कि आज से राजस्थान के महत्वपूर्ण किले जितने हैं वो सब हमारे। दूसरा, यदि कोई चाहे तो स्वेच्छा से विवाह के माध्यम से, यदि कोई हिंदू राजा या कोई भी राजा जो है वो चाहे तो स्वेच्छा से हमारी अधीनता स्वीकार कर सकता है विवाह के माध्यम से। तुम्हारी अगर कोई बेटी, बहन, पुत्री जो भी है, अगर हमारे साथ विवाह करवा दो तो अपने रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। और तीसरा पॉइंट था कि अगर दोनों शर्तें मंजूर न हो तो अट ले, लड़ ले, आमने सामने का मुकाबला। दोनों शर्तें अगर मंजूर ना हो तो सामने अट ले, तू तो देख लेंगे। तो महत्वपूर्ण किले मतलब सब अपने अंदर, ठीक है ना। जिसने विरोध किया वो लड़ाई करेगा, और जिसने नहीं किया वो साथ में समर्पण कर देगा। स्वेच्छा से यानी विवाह के माध्यम से, जिनके यहाँ जो चाहे वो रिश्तेदार बन जाए हमारे। तो विवाह का माध्यम का जैसे ही उसको पता लगा तो ये घुटना दिमाग। जयपुर का शासक इस समय था भारमल। कौन था? भारमल, बिहारी लाल। भारमल इस समय यहां का शासक था, जयपुर का, पिंक सिटी, ठीक है ना, यहां का शासक था। भारमल का एक लड़का था भगवान दास, और एक लड़की थी भानुमति। भगवान दास का एक लड़का था मानसी।
और इसकी एक लड़की थी मानबाई। तो ये पूरी कहानी थी कि भारमल जो है वो एक हिंदू राजा था, राजस्थान का शासक था। इसकी एक लड़का था भगवान दास और इसकी एक लड़की थी भानुमति। भगवान दास का एक लड़का था मानसी और एक लड़की कौन थी? मानबाई। भारमल पहुंच गया अकबर के पास। उनने चाचा आपने ऐसा ऐसा एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवाया है कि अगर कोई चाहे तो विवाह के माध्यम से। उनने कहा, तो उनने कहा हमारी एक लड़की है। उनने कहा तैयार है। उनने कहा ठीक है। तो ऐसा हो गया था कि भानुमति संग अकबर। भारमल जैसे ही क्या, उनने कहा हमारी एक लड़की है। उनने कहा तैयार है, हमने तो पर्चे में छप्पा के रखा है और जो छप्पा दिया फिर हम डरते ही नहीं, पीछे हटते ही नहीं है। मगर वो चाय वाली रस्म जरूर करेंगे। कौन सी रस्म? चाय वाली। पता है कि नहीं कौन सी होती है? अरे लड़का देखने जाए तो लड़की शर्मा के चाय लेके नहीं आती है। उनने कहा लड़की काली हुई तो, दांत बाहर हुए तो हम बादशाह है। हाँ, उनने कहा भारमल बोले कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। भानुमति को चाय लेके पहुंचाया। अकबर देखते से गिर गया। भानुमति ने चाय फेंक दी, टेंशन ही खत्म। भानुमति संग अकबर ऐसा हो गया था। ठीक है, तो अकबर खुश हो गया भानुमति को देख के। उन्होंने कहा हम तुमसे प्रसन्न हुए। बोले प्रसन्न हुए तो एक काम और कर दो। उन्होंने क्या? उन्होंने हमारा लड़का बेरोजगार है, इसको जाप दे दो। उन्होंने कहा दे देंगे। अकबर ने अपनी सेना में 5000 मनसबदारी बना दिया इसको। भगवान दास को क्या बना दिया? 5000 मनसबदारी बना दिया, मतलब 5000 सैनिकों का प्रधान। ठीक है। भारमल का लड़का था भगवान दास, भानुमति से अकबर का विवाह हो गया। भगवान दास जो था उसको अपनी सेना में 5000 मनसबदारी बना दिया। भगवान दास बोलता है, बोले कि हमारा तो ठीक है, हमारी एक लड़की भी तो है, लड़का भी तो है। बोले कौन? मानसी। उन्होंने कहा समझदार है, नवरत्न में भर्ती कर लो इसको, नवरत्न में भर्ती कर लो। एक और बढ़ गया अपने पास। एक कौन था? अब्दुल रहीम खान हो गया था। एक कौन हो गया? मानसी। नवरत्न में भर्ती कर लिया। उन्होंने कहा चलो लड़का भी सेटल हो गया, ऐसा ही बन गया, और हमारा पोता भी सेटल हो गया। उन्होंने कहा कांस्टेबल तो बन ही गया। उन्होंने कहा मानबाई का भी कुछ हो जाता तो। उन्होंने कहा अच्छी बात ही लगे हाथ। तो शासक है कि पूरे परिवार को अकबर के मां उसमें दे रहा है। लड़का भी दे दिया, लड़की भी दे दी, अपना पोता भी दे दिया, पोती भी दे दे, सब दे दे। उन्होंने इसकी व्यवस्था भी। उन्होंने क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारा एक छिछोरा है, अकबर का उस समय शादी हो गई थी और एक लड़का हो गया था जिसका नाम क्या था? सलीम। उन्होंने हमारा एक लड़का है उससे विवाह कर देंगे। तो इसका ऐसा हो गया था कि मानबाई संग सलीम हो गया था। सलीम जो है वो किसका लड़का है? अकबर का लड़का। भारमल बोलता है मैंने तो गंगा नहा लिया, पूरे परिवार को एक साथ निपटा दिया। अकबर तो पहले क्यों नहीं आया? तो राजस्थान दे देता पूरा। बोलता तो ये एक ऐसा परिवार था जिसने अकबर के सामने पूरा आत्मसमर्पण छोड़ लेट गया, पूरा परिवार लेट गया। भारमल गया, भगवान दास को दे दिया। भानुमति अकबर के साथ विवाह गई। मानसी जो है नवरत्न में चले गया और मानबाई किसके साथ चली गई? भारमल गोड़ंगन आ लिया। ठीक है। राजस्थान में सारे शासक जितने भी थे सब ने आत्मसमर्पण कर दिया महाराणा प्रताप को छोड़ के। महाराणा प्रताप को छोड़ के महाराणा प्रताप बोलता है, बोले जितना मेरे भाले का वजन है उतना तो तेरा भी नहीं है बारीक। आज डले, आज जा तू अडले आज तो। क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप के जूते का वजन था 10-10 किलो। 10 किलो का जूता लेफ्ट और 10 किलो का जूता राइट। 20 किलो के तो जूते थे। आजकल उन्होंने कहा 20 किलो के तो इंसान नहीं है, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। 20 किलो जूते का वजन था। 80 किलो का भाला, 80 किलो का भाला, 40 किलो का कवच। और महाराणा प्रताप की हाइट थी 7.5 फीट। वजन का था 120 किलो के लगभग, 120-140 किलो वजन था महाराणा प्रताप का। मतलब मेरी हाइट 6 फीट है और उनकी हाइट थी 7.5 फीट, मतलब मेरे से 1.5 फीट व्यक्ति क्या दिखता होगा। ठीक है ना। उन्होंने कहा आज आट ले। 2 धारी तलवार रखता था महाराणा प्रताप। 2 धारी का मतलब अभी अपन तलवार देखते हैं तो उसमें एक साइड रहती है, 2 धारी तलवार मतलब दोनों साइड तलवार। उन्होंने कहा ठीक है। अकबर ने बहलोल को पहुंचाया, बहलोल खां को, राजस्थान मेवाड़,
जब बहलोल खां महाराणा प्रताप से युद्ध करने आया, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से प्रख्यात है। 1576 की घटना है ये। 1576 की घटना हल्दी घाटी का युद्ध की। महाराणा प्रताप ने एक तलवार से बहलोल खां और घोड़े दोनों को काट दिया। ऐसी तलवार मारी कि ऊपर से बहलोल का नीचे तक, और घोड़े को भी 2 भाग में बांट दिया। इतनी बुरी तलवार मारते थे। महाराणा प्रताप का कहना था कि अकबर के पास सेना है टोटल 80,000 और महाराणा प्रताप के पास सेना है इस समय 16,000। महाराणा प्रताप का कितनी सेना है? 16,000। अकबर के पास सेना 80,000। स्वाभाविक बात है कि 80,000 16,000 कभी निपटा देंगे, मगर महाराणा प्रताप बोलता था कि एक व्यक्ति 5 को मारो। एक व्यक्ति 5 को मारेगा, 16 पंजे 80 हो गया, खत्म खेल। मतलब सेना में अकबर बड़ा था, मगर जज्बा महाराणा प्रताप का बड़ा था, कभी हरा नहीं पाया। महाराणा प्रताप तो ठीक है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, और उसका हाथी का नाम था राम प्रसाद, ये भी इतने समझदार थे कि ये 10-10 सैनिकों का काम अकेला करते थे। ऐसा माना गया है कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तो पहला अकबर के जीवन का पहला युद्ध है बादशाह बनने के बाद, पहला युद्ध है अकबर के जीवन का कि जो स्वयं लड़ने गया था महाराणा प्रताप के साथ। अभी तक जितने भी युद्ध करेगा या बाद में जो भी करेगा सब उसके सेनापति करेंगे, ठीक है। पहला युद्ध बादशाह बनने के बाद राजस्थान का हल्दी घाटी युद्ध कि वो अकबर स्वयं गया था। ऐसा मानते कि महाराणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, उसने 8 हाथी को मारा है अकेले ने, 64 घोड़े को मारा है। महाराणा प्रताप का जो हाथी था, तो हाथी की सूंड में तलवार लगा देते थे, एक मजबूत तलवार जो थी अफगानी तलवार, वो लगा देते थे। हाथी जैसे सूंड उठाता था, घोड़े को 2 भाग में बांट देता था, हाथी को काट देता था। ऐसा मानते कि चेतक इतना समझदार था कि एक समय की घटना है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे। इतने महान थे फिर भी हार गए थे, क्या करें, क्योंकि सेना इसके पास कम थी। तो महाराणा प्रताप हार गए थे, और जब हार गए थे, घायल हो गए तो बुरी तरीके से, तो चेतक को पता लगा कि हमारे महाराणा प्रताप घायल हो चुके हैं। तो चेतक उनको लेके भाग रहा था, समझदार व्यक्ति था, भाग रहा था। भागते समय चेतक के पैर में तलवार मार दी अकबर के सेनापति, दूसरे सेनापति ने, तो उसका पैर कट गया था। पैर कटने के बाद भी ऐसा मानते हैं कि जब अकबर इसको लेके भाग रहा था तो एक खाई थी यहाँ पे, मतलब हल्दी घाटी के बाद, तो एक खाई थी, और एक खाई की वो थी 20 फीट चौड़ी, मतलब वहां से लेके यहाँ तक। एक पैर कटा हुआ है चेतक का, फिर भी ये पूरी खाई को पार कर गया। जैसे ही कूदा और कूद के फिर वो मर गया, प्राण निछावर कर दिया उसने। ये कहानी हकीकत है चेतक की। राम प्रसाद जिंदा रहा। राम प्रसाद जिंदा रहा। राम प्रसाद इसलिए जिंदा रहा क्योंकि इसको कोई ले आने वाला नहीं था, महावत इसका जो था वो मर गया था। तो अकबर राम प्रसाद की बहादुरी से प्रसन्न हुआ था कि जो व्यक्ति जिसका घोड़ा जिसके हाथी जो है मेरे हाथियों को मार सकता है, मेरे कई घोड़ों को मार सकता है, तो वो व्यक्ति में कितना दम होगा। जिसके हाथी और घोड़े इतना प्रबल युद्ध लड़ते हैं, तो वो व्यक्ति क्या होगा। यहीं से अकबर जो है वो उसके महाराणा प्रताप पे प्रसन्न हो गया था, वरना कि ये व्यक्ति है दमदार। और इसलिए ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप की मौत जंगल में हुई थी। जब जंगल में ये भटक रहे थे, भीलों से अपनी सेना बना रहे थे, भीलों के साथ मिलके, तब एक शेर के द्वारा ये घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, तब अकबर ने एक संदेश लिखा था कि ऐसे शासक अगर हमारे उसमें जन्म ले ले, हमारी सेना में हो जाए, तो मैं भारत का पूरा विश्व विजय कर लूं। मगर महाराणा प्रताप के साथ ये था कि राजस्थान के राजपूतों ने धोखा दे दिया। अगर राजस्थान के पूरे राजपूत एक साथ हो जाते तो अकबर की क्या औकात की ये अकबर शासन कर लेता। मगर कुछ लोग ऐसे भी तो थे, पूरा परिवार ने निछावर कर दिया अकबर के सामने। तो महाराणा प्रताप की बात अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। तो ये सारे युद्ध चलते रहे, राजस्थान जीत लिया। राजस्थान 74-76 की हल्दी घाटी के युद्ध के बाद गुजरात जीत लिया, ये पूरा कब्जा हो गया। 90-91 में बंगाल जीत लिया, 96 में कश्मीर जीत लिया, 98 में बलूचिस्तान जीत लिया, 99 1601 में उसने बुरहानपुर जीत लिया। मतलब कुल मिला के एक के बाद एक सैन्य अभियान होते गए और धीरे धीरे करके
दक्षिण बिहार, दक्षिण गोलकुंडा, दक्षिण भारत, गोलकुंडा तक का पूरा कब्जा हो गया। 1601 तक ये खबर थी कि 1601 में अकबर काबुल, कांधार से लेके बंगाल तक और कश्मीर से लेके गोलकुंडा तक पूरा का पूरा साम्राज्य अकबर के साथ था। पूरा भारत जो है वो किसके पास था? अकबर के साथ था। अकबर ने सभी युद्ध जीते हैं अपने जीवन के और अपने सेनापति के दम पे। कोई भी युद्ध में भाग नहीं लिया अकबर ने। अकबर ने अपने जीवन में बादशाह बनने के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, सिर्फ एक कौन सा युद्ध छोड़ के? हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध खुद लड़ने गया था महाराणा प्रताप के कारण, बाकी सारे युद्ध उसके छर्रे कटोरे जीत लेते थे। ठीक है, ऐसा बादशाह जिसका कोई विरोध ही नहीं कर पा रहा है, कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा है। मगर बोलते हैं ना, जब कोई विरोध नहीं करता है तो अपने विरोध करते हैं, जब कोई खड़ा नहीं हो सामने तो अपना खड़ा होते हैं। और कौन खड़ा होगा? सलीम। बादशाह तो मर ही नहीं रहा हो। बाबर, देखा, बाबर जो था 14 साल की उम्र में बादशाह बन गया था। हुमायूं 20 या 22 साल की उम्र में बादशाह बन गया था। और अकबर जो है 42 में पैदा हुआ और 56 में युद्ध लड़ लिया उसने। मतलब 14 साल की उम्र में बादशाह बन गया। मतलब हमारे दादा परदादा जो है कम उम्र में बादशाह बन गया है। हुमायूं जो है वो भी, पापा जो है, दादा जो है वो भी कम उम्र में, हमारे पिताजी भी कम उम्र बन गए। और सलीम 42 साल का हो गया है, अभी तक अकबर मर ही नहीं रहा है। तो अकबर से बोल रहा, पापा कभी तो मरो, हमको तो बादशाहियत का सुख भोगने दो। ठीक है, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि 1599 में जब अकबर दक्षिण भारत की विजय पे था, तो 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद में जाकर के स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। आज से हम तुमको नहीं जानते और तुम हमको नहीं जानते, हम स्वतंत्र हैं, आज से हम बादशाह। अब अकबर ने अपना जो सबसे खास व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा, एक और नवरत्न, ठीक है ना, उसको पहुंचाया समझाने के लिए। उनने कि ये आवारा को समझाओ कि 4 इसको जोत रहे हैं और ये जुता रहा है, ठीक है ना, बाप मरने वाला है, थोड़े दिन और रुक जा, तेरे को ही बादशाह बनना है। क्यों? क्योंकि इसके 3 लड़के थे, दनियल, मुराद और सलीम। 3 लड़के थे इसके, दनियल, मुराद और सलीम। तो जिसमें दनियल और मुराद जो है वो पहले ही मर चुके थे, एक बचा था कौन? सलीम। तेरी शादी विवाह सब करवा दिया हमने, अब तू बादशाह ही बन जाएगा। मगर नहीं सुना। इलाहाबाद से भाग के वो मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश में अपने कहां पे? बिरसी बुंदेला का यहाँ, छतरपुर, ठीक है ना। बिरसी बुंदेला के यहाँ गया। बिरसी बुंदेला इसका खास दोस्त सलीम का, ठीक है ना। इसलिए ऐसा मानते हैं कि बिरसा बुंदेला ने इसके स्वागत में एक महल का निर्माण करवाया था, जिसको जहांगीरी महल के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में अपने, ठीक है ना, ओरछा में। तो उसको जहांगीरी महल के नाम से जानते हैं आज भी। और उसका निर्माण किसने करवा दिया था? बिरसा बुंदेला ने। मगर कुछ समय के बाद ऐसी खबर मिलती है कि 3 अक्टूबर 1605 अकबर की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर मर गया है। अब उसके बाद जो है अगला शासक कौन बनेगा? सलीम। सलीम मतलब जहांगीर, ठीक है। ये मर गया है। मगर अकबर के भी सब अपन ने ये इतना वास्तविक जो चर्चा थी वही देखी है। अकबर का साहित्यिक जीवन और अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि अकबर जो है वो हिंदू धर्म से भी प्रभावित था और पैदाइशी जो था वो कौन था? मुसलमान था, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अकबर ने 1575 में इबादत खाना, 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इबादत खाने का मतलब ये होता है एक ऐसा भवन बनवाया उसने जहां पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म के गुरु रहते हैं, ठीक है ना। तो 1575 में सबसे पहले इबादत खाना का निर्माण करवाया तो सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए था। ये कौन से धर्म के लिए? इस्लाम धर्म, क्योंकि इस्लाम धर्म वाला था वो, ठीक है ना। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया, सिर्फ इस्लाम धर्म वाले हैं। मगर 1578 में सभी धर्म के लिए खोल दिया उसको।
अब सभी धर्म के लोग धर्म गुरु जो हैं वो यहाँ आके रह सकते हैं, जिसका अध्यक्ष अकबर स्वयं हो गया था। उन्होंने कहा सभी धर्म गुरु की बहस करेंगे, सुनेंगे, अपना धर्म श्रेष्ठ क्यों है ये बताएंगे, अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो इसीलिए 1575 में इबादत खाने का निर्माण सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए, 3 साल के बाद 1578 में सभी धर्म के लिए खोल दिया। ठीक है ना। अपने नाम से खुतबा पढ़वा दिया, अल्लाह अकबर, जो आज भी नमाज वमाज के बाद या फिर जो भी बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो एक इत्तेफाक बोल दो उसको या फिर ऐसा बोल दो, ठीक है ना। तो अपने नाम का खुतबा पढ़वा दिया अल्लाह अकबर, ठीक है ना। साथ में दीन इलाही नामक एक धर्म चला दिया इसने, अकबर ने अपना खुद का एक धर्म चला दिया। उन्होंने कहा मैं इस्लाम धर्म से संतुष्ट नहीं हुआ और हिंदू धर्म से या कोई से धर्म से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए इस्लाम धर्म, सॉरी दीन इलाही, एक नया धर्म चला दिया इसने, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म की यह विशेषता थी कि इसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति आके शामिल हो सकता है, सभी धर्म के इसमें मिश्रण रहेंगे, इसी को बोलते हैं दीन इलाही धर्म। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो था तानसेन। कौन था? तानसेन, ठीक है ना। 1575 में इबादत खाने का निर्माण, 1578 में सभी के लिए खोल दिया, दीन इलाही धर्म की स्थापना कर दी, अपने नाम से खुतबा पढ़ा दिया। झरोका दर्शन की शुरुआत, किसकी शुरुआत करी इसने? झरोका दर्शन। अकबर ने झरोका दर्शन की शुरुआत कर दी है। जैसे कि याद करो नौरोज त्योहार बनाया था अपन ने, ईरानी त्योहार, ठीक है ना। ये झरोका दर्शन है। झरोका दर्शन का मतलब ये होता है कि शासक जो है बीच में बैठेगा और चारों तरफ से पब्लिक आएगी उसके दर्शन करेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? झरोका दर्शन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अकबर ने कई काम किए हैं, मगर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सभी धर्म को मानने वाला है। काबुल से बंगाल तक, कश्मीर से लेकर दक्षिण बिहार तक पूरा एक छत्रक राज अकबर का है। एक भी युद्ध में इसने चीटिंग नहीं की, मतलब ऐसा एक भी युद्ध नहीं है जिसमें इसने धोखे से युद्ध को जीता हो। आमने सामने की लड़ाई होती थी पूरी, और आमने सामने का युद्ध होता था, ठीक है ना। चाहे वो मालवा का बाज बहादुर का युद्ध हो, चाहे मेवाड़ का महाराणा प्रताप का युद्ध हो, सारे आमने सामने के युद्ध होते हैं। इसीलिए इसकी कहीं से कहीं तक कमी नहीं बताते। इसीलिए अकबर इतिहास में क्या मानते हैं अपन? इसको महान मानते हैं। सबसे बड़ा साम्राज्य, सभी धर्म को मानने वाला है, सभी धर्म का सम्मान करता है। बस इसकी एक ही खराब आदत थी, क्या थी? कुछ भी नहीं थी हराम खाना था इसके पास, मतलब महिलाओं को एक साथ रखने का, ठीक है ना। बाकी बढ़िया था। तो ये थी अकबर की कहानी। अकबर मर गया है, अब कौन आ गया है? सलीम। उसकी कहानी पढ़ेंगे अपन बाद में, और महाराणा प्रताप की भी पढ़ेंगे। कौन सा गाना था महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप का गाना कौन सा था? इसको बंद कर दूं पहले, फिर सुनाऊंगा।